हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीटी 365 जो कि हमारी साइंस एंड टेक की है। तो काफ़ी लेसन कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम लोग इसरो की जितनी भी यहाँ पे स्पेस मिशन थी उन सबको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नासा की दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्पेस मिशन है, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। देखिए, दूसरे कंट्री की जो भी स्पेस मिशन होती है उसको ज़्यादा आपको उसके डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, इतना पता होना चाहिए कि उसके मिशन का नाम क्या था, वो मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, एम क्या था, ठीक है, और टारगेट कब तक है, थोड़ा सा ये भी ध्यान रख लीजिएगा। बाकी ठीक है, उतना याद भी नहीं रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हाँ, एक बार ज़रूर रीड आउट कर लीजिए। देखिए, नासा का अभी हेलियो फिजिक्स मिशन है, तो ये आपका जो है ना मैच द फॉलोइंग में आपका आ सकता है कि हेलियो फिजिक्स जो मिशन है ये किसका है, तो ये नासा का है। रिसेंटली क्या है, नासा के द्वारा जो है दो हेलियो फिजिक्स मिशन भेजा गया है, अप्रूव किया गया है, जो कि आप देखो यहाँ पे सन को एक्सप्लोर करेंगे और अर्थ के एरोरा को। तो ये दो है, एक तो सन का है और एक अर्थ का एरोरा है। दोनों समझेंगे कि एक्चुअली है क्या। इस मिशन में अगर हम लोग देखें कि सन और सन की जो सिस्टम है, जिसमें से आप देखो कि कैसा वेदर है हमारे अर्थ के अगल बगल, इस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लोर किया जाएगा। इससे क्या है कि यहाँ के जो साइंटिस्ट है ना, उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल पाएगा कि वो समझ पाएंगे कि हमारे सन और अर्थ के बीच में इंटरकनेक्टेड सिस्टम किस तरीके का है। ठीक है, क्योंकि आप जैसा वेदर देखते हो इंडिया में, इंडिया में नहीं, हमारे अर्थ में जो वेदर देखते हो उसमें कहीं ना कहीं जो है इंटरकनेक्शन आपको जो है सन से देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को स्टडी करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो पाएगी। प्लस आप लोग देखो कि एक मिशन का नाम है एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट हाई थ्रूपुट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोप मिशन। तो एक्चुअली ये है क्या, अब ये सोलर टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप जिससे कि आप जानते हो कि देखा जाता है काफ़ी दूर की चीज़ें, यहाँ पे स्पेस की चीज़ें देख पाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये एक सोलर टेलीस्कोप है जिससे कि स्टडी की जाएगी कि कैसे सन का एटमॉस्फेयर जो है वो सोलर विंड रिलीज़ करता है। यानी कि सन में जो भी हवाएं चलती है तो वो किस तरीके से यहाँ पे रिलीज़ होती है, कैसे वो हवाएं का जो है वो कहाँ से रिलीज़ होती है, किस तरीके से वो मूव करती है, और साथ ही साथ जो सोलर मटेरियल है उसका कैसे इरप्शन हुआ है। तो इस मिशन को यहाँ पे सोलर सी भी कहा जा रहा है, जो कि जापान के एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के द्वारा कहा गया है। यानी कि जो जाक्सा है जापान का, उसके द्वारा इसको जो है सोलर सी भी कहा गया है। सोलर विंड क्या है, सोलर विंड जैसे आप हमारे अर्थ में भी विंड देखते हो तो कई तरीके की विंड होती है, कुछ लोकल विंड्स भी होती है। तो वैसे ही जो सन में आपको हवा देखने को मिलेगा उसे सोलर विंड कहा जा रहा है। ये आउटवर्ड एक्सपेंशन यानी कि जो प्लाज्मा है उसका बाहरी तरीके से आपका जो एक्सपेंड हो रहा है उसके थ्रू ये आपका क्रिएट होता है। अब ये प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा जितने भी चार्ज पार्टिकल होते हैं ना उसको कहा जाता है। यानी कि ये आपका सन है, सन के चारों ओर जो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है ये और ज़्यादा एक्सपेंड हो रहे हैं, तो इसको प्लाज्मा कहा जा रहा है। और जिससे कि ये एक्सपेंड होते हैं ना, तो इसी से ये सोलर विंड आपका क्रिएट हो रहा है। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। और सन की जो ऊपरी पार्ट होती है उसको सन कोरोना कहते हैं। ये वो कोरोना नहीं है जो कि अभी दहशत मचाए हुए हैं, ये सन की आउटर लेयर है जिसे यहाँ पे कोरोना कहा जाता है। इसके अंदर अगर आप जाओगे तो ये येलो वाला पार्ट है जिसे क्रोमोस्फेयर कहा जाता है। एंड देन आप और अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपका फोटोस्फेयर देखने को मिलेगा। देन और अंदर जाओगे तो सब सरफेस यहाँ पे फ्लोज है। एंड देन और अंदर अगर हम लोग जाए तो ये अंदर वाली जो लिक्विड पोर्शन है, ये हम येलो वाली जो पोर्शन है इसे कन्वेक्शन जोन कहते हैं। एंड ये वाली जो रेड पोर्शन है इसे रेडिएटिव जोन कहते हैं। और सबसे अंदर वाला इनर जोन होता है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन है, लेयरिंग है सन का, तो इसे ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्रोमोस्फेयर, उसके बाद आपका फोटोस्फेयर। तो इस तरीके से क्या पता आपका जिस तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाने के लिए आ जाए तो ये भी याद रखना है, कोरोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर एंड फोटोस्फेयर। फाइन। सोलर विंड की अगर हम लोग बात करें तो समटाइम्स आप देखते हो ना कि इससे क्या होता है ना कि जो कम्युनिकेशन है, नेविगेशन सिस्टम है और कुछ जो सैटेलाइट है ना उसको डिसरप्ट करते हैं। इस विंड के कारण जो है कहीं ना कहीं ये परेशानी देखने को मिलती है। जो भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं या फिर नेविगेशन सिस्टम होते हैं, इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अराइजेस हो जाते हैं ये सोलर विंड के कारण। इसलिए सोलर विंड किस तरीके से यहाँ पे आपका रिलीज़ होता है उसको समझना ज़रूरी है, जिससे कि हम ये सारे जो प्रॉब्लम अराइजेस हो रहे हैं ना उसको कहीं ना कहीं टैकल कर सके। तो इसलिए यहाँ पे स्टडी किया जाएगा और ये चीज़ें देखी जाएगी कि सन के एटमॉस्फेयर में सोलर विंड किस तरीके से रिलीज़ हो रही है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे और नेक्स्ट है इलेक्ट्रोजेट जी मैन इमेजिंग एक्सप्लोरर मिशन है। तो ये इलेक्ट्रोजेट जो जीमैन इमेजिंग एक्सप्लोरर मिशन है, इससे क्या होगा कि जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रिक करंट है उसको स्टडी की जाएगी, जो भी ऑरोरा से लिंक किया गया है और वो अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर में देखने को मिलता है। तो इससे पहले आप समझिए कि ये ऑरोराज है क्या। ऑरोराज आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कलर्स देखने को मिलेंगे, कॉम्बिनेशंस ऑफ कलर्स होते हैं। लेकिन ये होते कैसे हैं, बहुत सारे आप देखोगे कि एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स कहते हैं। और ये सोलर विंड का ही जितने भी एनर्जेटिक पार्टिकल्स है, सोलर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, वो एक आपस में ना इंटरेक्ट करते हैं।
और इंटरेक्ट करते हैं वो भी अपर एटमॉस्फेयर। अपर एटमॉस्फेयर में जितने भी एटम है वो एक दूसरे से टकराते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के बाद क्या होता है कि उसमें ब्यूटीफुल कलर्स जो है ना वो अराइजेज होती है, जिसे हम लोग ऑरोराज कहते हैं। ऑरोराज जो है आप देखो हाई एल्टीट्यूड में होता है और ये दोनों हेमिस्फेयर में देखने को मिलेगा, नदर्न हेमिस्फेयर में भी और सदर्न हेमिस्फेयर में भी। बस बात यह है कि इसका नाम चेंज हो जाता है। नदर्न हेमिस्फेयर में अगर आप ऑरोराज देखोगे तो इसे ऑरोरा बोरियलिस भी कहते हैं, ऑरोरा पोलैरिस भी कहते हैं, नदर्न लाइट भी कहते हैं। वहीं अगर हम लोग सदर्न हेमिस्फेयर में देखें तो इसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस भी कहते हैं और सदर्न लाइट भी कहते हैं। तो ये नाम याद रखना है, ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाओ। आइए एक बार दर्शन भी ले लेते हैं कि एक्चुअली ऑरोराज दिखता कैसा है। तो ये देखिए इतनी खूबसूरत सी जो आपको सीन देखने को मिल रही है, ये ऑरोराज इसे कहते हैं, जो कि आपको हाई एल्टीट्यूड में इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये बस जितने चार्ज पार्टिकल्स है उसी के आपका ये इंटरकनेक्शन के कारण ये आपको देखने को मिलता है कि इस तरीके से ये नदर्न हेमिस्फेयर सदर्न हेमिस्फेयर में ये आपका इस तरीके का डिज़ाइन बनता है। ओके, तो एक्चुअली इसके बारे में कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, तो इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे एक मिशन भेजा जा रहा है, जिससे कि बेटर तरीके से इस इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ पे स्टडी किया जाएगा। जो भी इलेक्ट्रिक आप देखो कि एनर्जेटिक पार्टिकल्स है ना, तो ये इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ पे स्टडी किया जाएगा, तब समझ में आएगा कि ये ऑरोरा का कॉन्सेप्ट है कहाँ से, कैसे निकल कर आ रहा है। बहुत ज़्यादा डिटेल यहाँ पे समझने की कोशिश की जाएगी। अगर हम लोग देखें मैग्नेटोस्फेयर, तो मैग्नेटोस्फेयर है क्या? एक्चुअली ये एक तरीके का रीजन है जो कि स्पेस में देखने को मिलेगा और ये अर्थ के चारों ओर सराउंड किया गया, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी कि जो डोमिनेट करता है मैग्नेटिक फील्ड, जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ है वो यहाँ पे डोमिनेट करता है, ना कि इंटरप्लैनेटरी स्पेस। यानी कि आप देखो कि अर्थ के चारों ओर आपका स्पेस भी है और साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जब ज़्यादा यहाँ पे डोमिनेट करता है, इसकी असर ज़्यादा देखने को मिलती है, तब इस रीजन को हम लोग जो है, जो इसमें स्पेस में प्रेजेंट है, उसे हम लोग मैग्नेटोस्फेयर कह रहे हैं। मैग्नेटोस्फेयर कैसे फॉर्म्ड होता है? तो मैग्नेटोस्फेयर भी अगेन यहाँ पे जो सोलर विंड है और जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, इसी में इंटरेक्शन होता है। इसके इंटरेक्शन से मैग्नेटोस्फेयर जो है ये अगेन फॉर्म्ड होता है। ठीक है, कुछ और अगर हम लोग सोलर मिशन की बात करें जो कि सन पे भेजा जा रहा है, तो यूरोपियन का भी यहाँ पे सोलर ऑर्बिटर है, नासा का यहाँ पे पार्कर सोलर प्रोब था, और इंडिया का आदित्य L1 मिशन है जो कि अभी नहीं 2023 में या फिर 2021 में ये जाने वाला है। आई एम लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड, बट आप लोग मेरी कन्फ्यूज़न को दूर करो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये हमारा आदित्य L1 मिशन जो है इसको कब लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग देख लिए। चलिए आइए पहले हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। लास्ट लेसन में जो क्वेश्चन पूछी थी और इस बार आपके लिए कुछ फ्रेश क्वेश्चन है। तो ये एक क्वेश्चन है जो कि 2020 में पूछा गया है। देखिए, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो ये कोरोना वायरस के कारण जो है ये आपको सेल के बारे में भी पढ़ना है, क्योंकि सेल टिश्यूज़ ये सब काफ़ी न्यूज़ में है, तो साइंस पोर्शन से ये आपका क्वेश्चन बनने का चांसेस होता है। तो 3 स्टेटमेंट है यहाँ पे करेक्ट बताना था। फर्स्ट है कि प्लांट सेल में सेल्यूलोज सेल वॉल होते, वहीं अगर एनिमल सेल में देखें तो ये नहीं होता। सेकेंड है कि प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स नहीं होते, वहीं अगर एनिमल में देखें तो ये होते हैं। थर्ड है कि मैच्योर प्लांट सेल जो है इसमें वन लार्ज वैक्यूल होते हैं, वहीं अगर एनिमल सेल में देखें तो बहुत सारे स्मॉल जो है वैक्यूल्स होते हैं। तो देखिए थर्ड स्टेटमेंट तो नो डाउट करेक्ट है। और अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूँ तो प्लांट सेल में आपको सेल्यूलोज सेल वॉल देखने को मिलेगा, लेकिन वही एनिमल सेल में बात करें तो ये आपका नहीं होता है। तो अगेन इट इज़ करेक्ट, बट सेकेंड स्टेटमेंट में डाउट है कि प्लांट सेल में जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं और इसमें कहा जा रहा है कि एनिमल सेल में होते हैं और प्लांट सेल में नहीं होते। तो ये मुझे लग रहा है कि जस्ट अपोजिट है। बट इसकी यहाँ पे देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो प्लांट सेल में सेल वॉल होते हैं लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होते हैं। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। वहीं अगर प्लांट सेल की बात करें तो इसमें प्लास्टिड्स होते हैं जिसको क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाता है, बट अगेन ये एनिमल सेल में नहीं होते हैं। प्लांट सेल की बात करें तो इसमें लार्ज वैक्यूल होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में छोटे छोटे या फिर टेम्प्रेरी होते हैं। और प्लांट सेल में बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को एज ए स्टार्च यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, वहीं एनिमल सेल में देखें तो यहाँ पे एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन जैसा स्टोर कर सकते हैं। प्लांट सेल में आपको देखने को मिलेगा कि प्लाज्मोडेस्माटा है, लेकिन एनिमल सेल में ये नहीं होते। प्लांट सेल में जो है आपका सेंट्रोल्स नहीं होता, एनिमल सेल में होते हैं। प्लांट सेल में आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है सेल मेंबर में, लेकिन एनिमल सेल में ये होते हैं। प्लांट सेल में जनरली एक फिक्स्ड और रेगुलर शेप होता है, लेकिन एनिमल सेल में जो है आपका एमॉर्फस शेप होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखें तो ये दोनों में पाया जाता है, जो कि प्लांट और एनिमल सेल में है। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका दोनों में पाया जाता है। फाइन, तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और जैसे ही आप सेकंड इसको एलिमिनेट कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा जो कि सी है। तो प्लांट सेल एनिमल सेल के बारे में डिटेल आप लोग यहाँ से भी पता कर लिए। अब आते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। ये भी आपका 2020 में पूछा गया, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है।
विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इफेक्टिवली हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शंस थोड़े अटपटे हैं, बट इसी तरीके से आपको जवाब भी देना है। सबसे पहला है कि इलेक्ट्रिसिटी जो कंजप्शन है इंडस्ट्रियल यूनिट में उसको कम करना है। सेकंड है कि मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज या फिर सॉन्ग को क्रिएट करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो काफ़ी यूज़ हो पाएगा। साथ ही डायग्नोस करने में जो भी डिजीज़ेज़ हैं, और टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन में यानी कि मैसेज को आपका बोल के कन्वर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। वायरलेस ट्रांसमिशन जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का होता है। तो ये सारे ऑप्शंस है आपके यहाँ पे देख लीजिए और आपको करेक्ट आंसर बतानी है, फिर हम लोग नेक्स्ट लेसन में इसको डिस्कस कर लेंगे। अब आते हैं यहाँ पे देखते हैं फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो आज तक आप लोग जो है थर्ड या फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर ही तक पढ़े होंगे, बट फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी यहाँ पे आपका खोजा गया है। तो रिसेंटली इसको ऑब्जर्व किया गया है, जो कि बोस-एस्टीन कंडेंसेट जो एक्सपेरिमेंट है उसी का ये पार्ट है। चलिए आइए देख लेते हैं यहाँ पे कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर किसको कहा जा रहा है। तो ये जो आपका EBC है, बोस-एस्टीन कंडेंसेट, इसके एग्जिस्टेंस को यहाँ पे फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कहा जा रहा है, जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा ही इसको प्रेडिक्ट किया गया था। और इंडियन मैथमेटिशियन जो यहाँ पे सत्येंद्र नाथ बोस है, उनके द्वारा भी इसको 1920 में ही इसको आपका प्रेडिक्ट कर लिया गया था, बट इसको दर्जा जो है आज के डेट में ये दिया जा रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अदर 4 स्टेट और कौन कौन से हो गए? तो 3 तो बहुत कॉमन है, जो कि स्कूल से आप पढ़ते आ रहे हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और एक आपका हो गया प्लाज्मा। ठीक है, तो प्लाज्मा बहुत सारे बच्चों को मे भी नहीं पता होगा, बट 3 स्टेट तो आपको पता ही है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें BEC की, जिसे हम लोग यहाँ पे बोस-एस्टीन कंडेंसेट कह रहे हैं, ये सुपर कूल्ड गैस है, यानी कि एकदम चिल्ड, एकदम ठंडा गैस है, जिसमें कि आप देखो कि ये इंडिविजुअल एटम या पार्टिकल जैसा ये काम नहीं करता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखने की, एकदम सुपर कूल्ड कैसा है ये बेक, इसको बेक बोलते हैं प्यार से। ठीक है, तो ये बोस-एस्टीन कंडेंसेट है, यानी कि यहाँ पे सुपर कूल्ड आपका ये गैस के फॉर्म में है। अगर बेक की बात करें तो ये फॉर्म्ड कैसे होता है? जब एटम यानी कि कुछ एलिमेंट जो है यहाँ पे ठंडे होते हैं नियर एब्सोल्यूट ज़ीरो, यानी कि 0 डिग्री केल्विन, 0 केल्विन हो गया, माइनस यहाँ पे कुछ आप इसको कन्वर्ट करोगे तो -273.1 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो इस तरीके से जो एब्सोल्यूट ज़ीरो है उसके अगल बगल जब ये ठंडे होते हैं कुछ एलिमेंट, तो उस एलिमेंट से ये इसका जो यहाँ पे आपके सर्टेन एलिमेंट से जो है यहाँ पे आपका फॉर्म होता है बेक। ओके, जब ये आपका एक टेम्परेचर सर्टेन टेम्परेचर में रीच करता है, तो एटम्स जो है वो यहाँ पे सिंगल एंटिटी विद क्वांटम प्रॉपर्टीज। तो जब यहाँ पे आपका ये जो बेक है, जब इस टेम्परेचर तक यहाँ पे रीच करता है 0 डिग्री तक, तो यहाँ पे जो एटम है ना वो सिंगल एंटिटी हो जाते हैं। वहीं पे अगर हम लोग देखें तो हर एक पार्टिकल्स जो है ना उनका अपना ही एक फंक्शन होता है एज ए वेव ऑफ मैटर। बेक की अगर आप कुछ बातें याद रखना चाहते हो तो ये एक्सट्रीमली फ्रेजाइल है, और साथ ही साथ आप देखो कि ये इम्पॉसिबल होता है समटाइम्स साइंटिस्ट के लिए कि उनको अर्थ में ये स्टडी करें। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए इतनी बातें तो ठीक है कि यहाँ पे आप देखो कि जो ग्रेविटी है वो इंटरफेयर करता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो ये काफ़ी थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है साइंटिस्ट के लिए कि वो इस चीज़ों को बेक को जो है अर्थ में स्टडी कर सके। बट आफ्टर ऑल हम लोग को ये समझना है कि क्या ज़रूरत पड़ा इसको ऑब्जर्व करने का, यानी कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर तक तो ठीक था, लेकिन इसकी जो एक्सपेरिमेंट की गई इससे क्या हेल्प हो पाएगा? तो कुछ ना कुछ हेल्प हो पाएगा, तभी किसी चीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है। तो एक्चुअली अगर इसका हेल्पिंग एरिया आप देखोगे तो जो जनरल रिलेटिविटी है, जो थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी है एल्बर्ट आइंस्टीन की, तो उसमें ये टेस्ट करने में काफ़ी आसानी होगी। स्पेस क्राफ्ट की जो नेविगेशन है उसमें हेल्प कर पाएगा। साथ ही जो डार्क एनर्जी है और ग्रेविटेशनल वेव है उसमें ये सर्च कर पाएगा। साथ ही यहाँ पे आप सब सरफेस जो मिनरल्स है वो भी मून में, तो इसके लिए कुछ कहीं ना कहीं हेल्प हो पाएगा। और क्वांटम मैकेनिज्म जो है उसमें ये हेल्प हो पाएगा। तो ये बेक एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हो कि काफ़ी फील्ड में इसका हेल्प है, इसलिए इसको इस बार जो है यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है। प्लाज्मा के बारे में देख लेते हैं। सॉलिड, गैस, लिक्विड, दीज आर कॉमन, बट प्लाज्मा के बारे में थोड़ा देख लीजिए कि ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। तो प्लाज्मा भी आपका गैस जैसा होता है, बट यहाँ पे क्या है कि ये आपका पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये आपका कंप्राइज होता है, जिसमें या तो थोड़ा सा या तो आप देखो कि ओवरऑल कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज ना के बराबर ही होते हैं। ठीक है, तो पहली पॉइंट कि ये आपका गैस होता है, दूसरा है कि पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन से ये बना होता है, और थर्ड है कि इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज या तो थोड़ा होता है या तो ना के बराबर होता है। क्योंकि इसमें चार्ज आयन होते हैं तो प्लाज्मा जो है वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव है। ठीक है, और स्ट्रांगली ये आपका इसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि प्लाज्मा में आपका कोई फिक्स्ड शेप या फिर वॉल्यूम नहीं होता है, लेकिन हाँ सॉलिड और लिक्विड से ये थोड़े आपके कम डेंस होते हैं, यानी कि लेस आपको ये डेंस घनत्व इसका कम देखने को मिलेगा सॉलिड और लिक्विड से।
प्लाज्मा की बात करें तो मोस्ट कॉमन स्टेट ऑफ मैटर है हमारे यूनिवर्स में। 99% जो हमारे विजिबल यूनिवर्स है वो आपको प्लाज्मा से ही बनते हुए देखने को मिलेगा। प्लाज्मा नेचुरली सन में पाए जाते हैं, कोर ऑफ स्टार में पाए जाते हैं, क्वासरस में पाए जाते हैं, एक्सरे बीम में पाए जाते हैं, सुपरनोवास में पाए जाते हैं। तो ये भी पॉइंट याद रखनी है कि कहाँ कहाँ जो है एक्सरे पाए जाते हैं, एक्सरे नहीं प्लाज्मा पाए जाते हैं। अर्थ में अगर हम लोग देखें तो प्लाज्मा नेचुरली जो है वो फ्लेम्स में, लाइटनिंग में और राज में देखने को मिलेगा। और प्लाज्मा की बात करूं तो जब भी यहाँ पे गैस हीट होता है वो भी हाई टेम्परेचर में, तब यहाँ पे आपका प्लाज्मा फॉर्म होता है। और जब ये हीटेड होता है तो एटम जो गैस में होता है या तो वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन या फिर लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर है प्लाज्मा के बारे में। तो यहाँ पे आपका 2-4 स्टेटमेंट बनकर ये क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कुछ बातें यहाँ पे बेसिक है जो कि ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे एनुलर सोलर एक्लिप्स के बारे में। ओके, देखिए ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि एनुलर सोलर एक्लिप्स और जो समर सॉल्स्टिस है वो सेम डे इस बार हुआ था और फर्स्ट टाइम ये देखने को मिला था 19 ईयर्स के बाद। तो ये दोनों जो अद्भुत चीज़ें हैं वो एक साथ हुआ था। वैसे समर सॉल्स्टिस तो आपका हर साल आता है 21 ऑफ आपको जून को देखने को मिलेगा। समर सॉल्स्टिस कहने का मतलब है नदर्न हेमिस्फेयर में जो दिन होते हैं वो सबसे लॉन्गेस्ट डे होते हैं और सदर्न हेमिस्फेयर में वो शॉर्टेस्ट आपका डे होता होगा या फिर लॉन्गेस्ट नाइट आप कह सकते हो, जो कि सदर्न हेमिस्फेयर में। तो ये समर सॉल्स्टिस है। इसके अलावा आपको बताना है कि जो विंटर सॉल्स्टिस होते हैं वो किस डेट को आपका आता है। तो सोलर एक्लिप्स के बारे में देखते हैं, सूर्य ग्रहण। तो सोलर एक्लिप्स के बारे में देखते हैं। सोलर एक्लिप्स जो आपका होता है वो न्यू मून में होता है और ये तब होता है जब सन और अर्थ के बीच में ये मून आ जाता है। ठीक है, ये मून आपका मूव करते करते जब अर्थ और सन के बीच में आ जाता है तब हम लोग इसे कहते हैं कि ये सोलर एक्लिप्स हो गया, यानी पूरी तरीके से यहाँ पे अर्थ जो है वो ढक जाता है और साथ ही साथ यहाँ पे आपका सूरज भी जो है वो ढक जाता है। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि सोलर एक्लिप्स जो है हर एक 18 मंथ्स में होता है, यानी कि 1.5 साल के बाद आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वही ल्यूनर एक्लिप्स अगर हम लोग बोले, जो चंद्र ग्रहण होता है वो आपका सिर्फ और सिर्फ फ्यू मिनट्स तक ही रहता है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो टोटल तरीके के कितने ग्रहण हैं जो कि लगते हैं, तो टोटल तरीके के आप देखोगे तो टोटल सोलर एक्लिप्स होता है 4 तरीके के आपको मेनली देखने को मिलेंगे। तो चारों तरीके का जो है हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, फिगर के थ्रू मैं आपको बताऊंगी। बट उससे पहले टोटल सोलर एक्लिप्स आप देखो, यहाँ पे क्या होता है ना कि ये आपका रेयर है, किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन में ही देखने को मिलता है और ये टोटली एग्जिस्ट करता है नैरो पाथ के साथ। जो सन का सरफेस है ना उसी से ये सिर्फ टोटली यहाँ पे आपका जो है एग्जिस्ट करता है और मून जो यहाँ पे फुल शैडो या फिर अमरा हो जाता है, इसे अमरा भी कहते हैं जब टोटल सोलर एक्लिप्स आता है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छे से बताया जा रहा है या नहीं, हाँ ये देखिए, ये फिगर से आप समझ सकते हो ये है टोटल सोलर एक्लिप्स, यानी कि पूरी तरीके से सन जो है ये ढक जाता है, इसमें ज़रा सा भी पोर्शन नहीं होता है। एनुलर सोलर एक्लिप्स के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये आप देख सकते हो कि चारों तरफ से सिर्फ सूर्य देखने को मिल रहा है लेकिन बीच में पूरी तरीके से ये ढक जाता है। पार्शियल सोलर एक्लिप्स में क्या होता है कि आधा आधा आपका जो है ये सन ढक जाता है। तो ये फिगर के थ्रू आपकी कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर हो जाएगी, ये पूरी तरीके से आपका ढक जाता है जिस कॉन्सेप्ट को हम लोग अमरा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए एक बार, इसको अमरा कहा जा रहा है और फुल शैडो पूरी तरीके से ये ढक चुका है। ये तब होता है जब न्यू मून देखने को मिलता है। ठीक है, और मून जो है वो पेरिग्री में होता है। पेरिग्री कहने का मतलब है कि ये क्लोजेस्ट पॉइंट है जब मून जो है और अर्थ एक बार ये अपने एक्सिस पे ये रोटेट करते रहते हैं और जब ये बहुत क्लोज आ जाते हैं ना तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग पेरिग्री कहते हैं। ये हो गया पेरिग्री। इसी का जस्ट उल्टा आपका एपोग्री होता है जिसमें कि आपका मून और अर्थ का जो है सबसे फार होते हैं, एक दूसरे से सबसे दूर होते हैं, तो इसे एपोगी भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ टोटल सोलर एक्लिप्स कब होता है, ये पेरिग्री के टाइम पे होता है। ठीक है, और मून जो है ये आप देखो कि ल्यूनर नोड पे होता है, वेरी नियर न्यूलर नोड। सो द अर्थ जो है और मून और सन जो है वो ये स्ट्रेट में होते हैं, यानी कि इस तरीके से आप देखो यहाँ पे सन है, यहाँ पे आपका मून है, ये अर्थ है, एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, एकदम एक जैसा नोड में होते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। तो ये 3 मेन रीज़न है तब आपको देखने को मिलेगा कि टोटल सोलर एक्लिप्स होते हैं और ये सिर्फ एक स्मॉल एरिया से ही हम लोग देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी जगहों से देखने को मिलता है। और पीपल जो भी इनको देखते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स को, वो यहाँ पे मून के शैडो के सेंटर को देख पाते हैं। अब यहाँ पे आते हैं पार्शियल सोलर एक्लिप्स। तो पार्शियल सोलर एक्लिप्स आप लोग देखो कि किस तरीके का होता है। ऐसा होता है आधा यहाँ पे जो है सन यहाँ पे ढक जाता है। तो पार्शियल सोलर एक्लिप्स कब होता है, जब सन, मून और अर्थ जो है वो एग्जैक्टली एक लाइन में नहीं होते, यानी कि इस तरीके से एक लाइन में नहीं होते, तब यहाँ पे आपका पार्शियल होता है। लेकिन सन यहाँ पे डार्कर देखने को मिलता है, ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट सब सरफेस, यानी कि छोटे से पार्ट में ही ये पूरा डार्क हो जाता है। मेन हम लोग बात कर रहे हैं एनुलर सोलर एक्लिप्स के बारे में। तो ये तब होता है जब एनुलर डायमीटर जो मून का है ना वो आपका फॉल करता है शॉर्ट ऑफ दैट
ऑफ द सन सो डैट इट कैन नॉट कवर अप द लैटर कम्प्लीटली, यानी कि ये आप देखो पूरी तरीके से सन को कवर नहीं करता है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो मून जो है ना वो सन को कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं करता है। ये एक डार्क डिस्क जैसा देखने को मिलता है जिसको रिंग ऑफ फायर भी कह रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है चारों ओर से यहाँ पे आग लगी हुई है, तो इस तरीके का ये देखने को मिलेगा। अगर एनुलर सोलर एक्लिप्स की बात करूँ तो 3 थिंग्स होने के लिए ये ज़रूरी है, यानी कि कैसी कैसी कंडीशंस होनी चाहिए तब इस तरीके का एनुलर सोलर एक्लिप्स जो है वो बनता है। तो सबसे पहला है कि यहाँ पे न्यू मून होना चाहिए। अगेन दिस इज सिमिलर लाइक टोटल सोलर एक्लिप्स, एंड मून जो है वो यहाँ पे आपका ल्यूनर नोड के बिल्कुल पास होना चाहिए। तो ये सन, मून और अर्थ जो है वो स्ट्रेट लाइन में हो, और साथ ही साथ आप देखो कि ये जो मून है ये एपोगी में होना चाहिए, यानी कि फारदेस्ट पॉइंट होना चाहिए मून और अर्थ का, यानी कि ये जब यहाँ पे रोटेट करते हैं सन के चारों ओर जब चक्कर लगाते हैं तो ये दोनों जो है ना आपका दूर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो हम लोग जो पृथ्वी है वो हमारे सन के चारों ओर चक्कर लगाती है इस तरीके से, लेकिन मून जो है वो अर्थ की चक्कर लगाती है इस तरीके से। तो जब मून और अर्थ इस तरीके से ये चक्कर लगाते हुए जब एक दोनों के पास आ जाते हैं तो ये पेरिग्री हो जाता है, और यही जब एक दूसरे से दूर हो जाते हैं तो ये एपोगी हो जाता है। तो पेरिग्री वाला जब आपका सिस्टम रहेगा तो टोटल सोलर एक्लिप्स होगा, लेकिन जब एपोगी वाला सिस्टम रहेगा तो उस समय आपका एनुलर सोलर एक्लिप्स होगा। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो चुका है। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है जिसे हाइब्रिड एक्लिप्स कहते हैं। तो ये काफ़ी रेयर एक्लिप्स है जहाँ पे एक्लिप्स जो है वो एनुलर नहीं होता है फर्स्ट फ्यू सेकंड तक, बट रेस्ट टाइम तक आपको ये टोटल एक्लिप्स देखने को मिलेगा। सॉरी, फर्स्ट फ्यू सेकंड्स तक ये एनुलर रहेगा, यानी कि इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा कि कुछ सेकंड्स तक ये एनुलर है, लेकिन उसके बाद आपका टोटल सोलर एक्लिप्स होगा। हाइब्रिड कहने का मतलब है कि मिक्सचर ऑफ टू, तो ये दोनों की मिक्सचर को यहाँ पे हाइब्रिड एक्लिप्स भी कहते हैं, बट ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। तीनों कॉन्सेप्ट को आप लोग क्लियर रखिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड जो सन के कोरोना में है तो इसको देख लेते हैं। ये वो कोरोना नहीं है, ओके, सन के आउटर लेयर को हम लोग कोरोना कहते हैं। तो ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सन का जो कोरोना है इसको पहली बार मेज़र किया गया है, तो इसलिए ये फर्स्ट टाइम हुई है, तो अगेन ये इंपॉर्टेंट हो गया। कोरोना आउटर मोस्ट लेयर है सन के एटमॉस्फेयर का जो कि काफ़ी गर्म होता है, और ये हाईली आयनाइज्ड प्लाज्मा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। सन का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत सारे सन के बिहेवियर को बताता है। अगर 11 ईयर सोलर साइकिल देखें तो इस तरीके का बताया जाता है कि 11 ईयर जो है सोलर साइकिल के बारे में पूरी डिटेल बताया जाता है कि क्या क्या हुआ। साथ ही आप देखो कि अब तक जो सोलर मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ यहाँ पे सन के सरफेस में, यानी कि जो फोटोस्फेयर है वहीं पे ये आपका मेजर किया जाता था, बट नाउ अब यहाँ पे हमारा टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो चुका है कि अब हम लोग सन के एग्जैक्ट सरफेस को कोरोना, क्योंकि कोरोना इतना गर्म है ना कि वहाँ पे किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी को भेज पाना या फिर कोई भी इक्विपमेंट को भेज पाना बहुत ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट है, और इसको स्टडी करना भी उतना ही डिफ़िकल्ट है। तो लेट्स सी, लेकिन इस बार ये हो पाया, तो इसलिए चलिए देखते हैं कि क्या क्या बातें यहाँ पे निकल कर आई हैं। रिसर्चर्स जो है एक टेक्निक यूज़ किए थे जिसका नाम है कोरोनल सिस्मोलॉजी या फिर मैग्नेटो सिस्मोलॉजी, जो कि कोरोनल मैग्नेटिक फील्ड को ये यहाँ पे मेजर्स किए हैं। तो देख लीजिए ये यहाँ पे चारों ओर कोरोना के चारों ओर आप देखोगे काफ़ी गर्म है, बहुत ज़्यादा ये हीट होता है। ये मेथड जो है ये यूज़ किया गया है मैग्नेटिक वेव, जिसको यहाँ पे एल्वन वेव्स भी कहा गया है, जो कि यहाँ पे ट्रैवल करेंगे जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड है उस तरीके से। और ये स्टडी पहली बार की गई है और ग्लोबल मैप यहाँ पे लाया गया है कोरोनल मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार गाइस। स्टडी से क्या हुआ है ना कि अब हम लोग समझ पाएंगे कि ये कोरोना जो है इतना ज़्यादा गर्म क्यों है, क्या ऐसा रीज़न है जिसके कारण ये कोरोना इतना गर्म हो जाता है, यानी कि सन का जो आउटर सरफेस है वो इतना ज़्यादा गर्म हो पाता है। अब ये समझने को हम लोग को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे जो इरप्शन है सन का, सन कैसे बना, सूरज कैसे बना, ये चीज़ें अब समझ में आ पाएगी। जैसे कि सोलर फ्लेयर्स देखने को मिलता है, कोरोनल मास इंजेक्शन होता है, इजेक्शन होता है। तो ये सारी जो कॉन्सेप्ट है ना जो कि आज के भी डेट में धुंधली है, तो मेनली हम लोग ये सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। आप जानते हो कि हमारे साइंटिस्ट अब पीछे पड़ चुके हैं कि कैसे ये यूनिवर्स बना, कैसे स्टार की फॉर्मेशन हुई, कैसे ये सूरज बना, कैसे ये फेनोमेना काम करता है। जैसे आप सनसेट सनराइज़ देखते हो, तो एक्चुअली इसके पीछे जो है ना सब अपना जो भी स्टडी करते हैं वो अपना थ्योरी दे देते हैं, बट नो वन इज़ परफेक्ट थ्योरीज है। तो एक परफेक्ट थ्योरी के लिए एक ऐसा होना चाहिए कि हाँ पता चल पाए, और एकदम क्लियरली ये आपके सामने भी क्लियर होना चाहिए कि हाँ हमारी सन कैसे फॉर्म हुई, ये स्टार्स कैसे फॉर्म हुए। सब तो एजम्पशंस करते हैं ना, सब तो स्टडी करके अपना एजम्पशन करते हैं, बट चलिए ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग यहाँ तक स्टडी कर पाए हैं और ये चीज़ें देखने को मिल रहा है कि हाँ हम लोग नहीं, ये नासा है जो कि यहाँ तक पहुँच पाए है। और कोरोना के मैग्नेटिक फील्ड को समझने से हमें काफ़ी हद तक ये पता चलेगा कि क्यों सन की आउटर लेयर इतनी गर्म है। अब देख लेते हैं इसी से रिलेटेड न्यूज़। सोलर साइकिल जो कहा जा रहा है 25
स्टार्टेड इन दिसंबर 2019। एक्चुअली सन जो है एक ह्यूज बॉल है इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हॉट गैसेस का, और ये जो चार्ज्ड गैसेस है ये मूव करते हैं, एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ पे जनरेट होता है। सन की अगर मैग्नेटिक फील्ड देखें तो ये एक साइकिल जैसा जाता है, तो इसको सोलर साइकिल कहते हैं। और हर एक 11 ईयर्स में सन की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम्प्लीटली फ्लिप कर जाती है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिलता है ना, वो इस तरीके से फ्लिप करती है। अभी ये नॉर्थ साउथ पोल है, फिर इस तरीके से फ्लिप कर जाएगी नॉर्थ साउथ पोल। तो ये आपका 11 ईयर्स में होता है। इसका मतलब कि सन का जो नॉर्थ और साउथ पोल है वो अपनी जगह को स्विच करते रहता है, ठीक है, हर एक 11 ईयर्स में, जिसे हम लोग सोलर साइकिल कहते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट के द्वारा एक सोलर साइकिल को ट्रैक भी किया गया है सन स्पॉट को यूज़ करके। तो सन स्पॉट भी हम लोग देखें, यानी कि सन के अंदर ऐसे ऐसे स्पॉट हैं, डार्क सरफेस है जो कि काफ़ी ठंडे हैं। अगर सन की अगर आप लोग सराउंडिंग्स देखोगे ना, तो उसके कंपैरिजन में जो सन में ये स्पॉट है ना, ये काफ़ी कूलर प्लेसेस है, कूलर है। तो इसलिए ये सन स्पॉट को भी यहाँ पे यूज़ करके काफ़ी हद तक जो है सोलर साइकिल को ट्रैक किया गया है। अगर सोलर साइकिल की बिगिनिंग देखें तो ये सोलर मिनिमम है, यानी कि जब यहाँ पे आप देखो कि सन का एक लिस्ट यहाँ पे नंबर ऑफ सन स्पॉट है। सन स्पॉट जैसे कि आप फेस में स्पॉट देखते हो, तो उस तरीके से ये सन में स्पॉट है। तो लेस मिनिमम जो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ सन स्पॉट है उसे सोलर मिनिमम कहा गया है। ओवर टाइम जो ये सोलर एक्टिविटी है ये बढ़ते गया, और नंबर ऑफ सन स्पॉट जो है आज के डेट में इंक्रीज होते गए। सोलर साइकिल के दौरान आप देखो जाइंट इरप्शन हुआ है सन में, जो कि एक मेजर इफेक्ट देखने को मिलता है रेडियो कम्युनिकेशन का, और जीपीएस का, कनेक्टिविटी का, और साथ ही साथ यहाँ पे पावर ग्रिड का और सैटेलाइट का। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग डेप्थ में समझ पाएंगे। अब देखते हैं डिटेल में आपकी जो है आगे चल के और भी स्टोरी यहाँ पे निकल पाएगी, तो और भी चीज़ें क्लियर होगी, तो बड़े तरीके से आप भी समझ पाओगे, ठीक है। बाकी ये सारी जो कॉन्सेप्ट है इसको ध्यान में रखना है, जिससे कि अगर क्वेश्चन बने तो आप लोग इसको क्लियर कर सको। डिस्कवरी और पल्सर, यस अगेन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप देखो कि पल्सर का भी डिस्कवरी किया गया। तो रिसेंटली जो रॉयल सोसाइटी है उनके द्वारा एक नए पोर्ट्रेट, यानी कि एस्ट्रोफिजिस्ट जो डेम जोसेफ बेल बर्नल है, उनके द्वारा ये डिस्कवरी क्रिएट की गई थी। लेकिन वो स्टार्ट कब से हुआ है? 1967 से ही। डिस्कवरी को नोबेल रिकॉग्नाइज भी किया गया है। यहाँ पे नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1974 फिजिक्स में। तो ये भी चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पे दो लोगों को, दो प्रोफेसर को मिला था, एक है एंटोनी और दूसरा है मार्टिन रॉयल। एंटोनी मार्टिन को यहाँ पे पल्सर की खोज के लिए 1974 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था। ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए कोई भी चीज़ जो है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिसमें नोबेल प्राइज़ भी मिलता है, तो वो चीज़ें तो ऑटोमेटिक हमारे यूपीएससी के लिए फेवरेट एरिया बन जाती है कि नहीं। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन यही सबसे पूछे जाते हैं। देखिए पल्सर होता क्या है। एक्चुअली ये पल्सर जो है ना, एकदम रोटेटिंग रैपिडली, बहुत फास्ट रोटेटिंग आपको न्यूट्रॉन स्टार देखने को मिलेगा, जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्सेस ये एमिट करते हैं। पल्सर्स में आप देखो कि ये हाईली मैग्नेटिक है, बहुत ज़्यादा इसमें आपका चुंबक वाला जो प्रॉपर्टीज़ है वो देखने को मिलेगा। पल्सर्स में मैग्नेटिक फील्ड है जिसका रेंज आप देखो 100 मिलियन टाइम्स जो है वो इतना ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, जो हमारे अर्थ में मैग्नेटिक है। देखिए हमारे अर्थ में मैग्नेट है, ग्रेविटी है, तभी तो कोई भी चीज़ हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाता है। बट यही एक पल्सर एक ऐसा न्यूट्रॉन स्टार है जो कि आप देखो कि इसमें इतना ज़्यादा ग्रेविटी है, इतना ज़्यादा चुंबकीय इसकी है कि कुछ भी चीज़ ये अपने तरफ जो है आकर्षित कर लेता है। पल्सर जो है लाइट इमीडिएट करते हैं, यहाँ पे रेडिएट होता है, वो भी मल्टीपल वेवलेंथ्स में। और रेडियो वेव से लेकर आपको देखने को मिलेगा कि ये गामा रेज तक भी जो है यहाँ पे लाइट जो है इमिट होती है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो साइंटिस्ट जो है पल्सर्स को यूज़ करते हैं जिससे कि एक्सट्रीम स्टेट ऑफ मैटर को वो स्टडी कर पाए। स्टेट ऑफ मैटर्स जो कि पांचों आप देख लिए, तो एक्सट्रीम स्टेट ऑफ मैटर को वो यहाँ पे स्टडी कर पाए, जिसके लिए साइंटिस्ट जो है इसको यूज़ करते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स के लिए यूज़ करते हैं। प्लैनेट्स जो भी यहाँ पे हमारे अर्थ के सोलर सिस्टम से बाहर है उसको यहाँ पे सर्च करने के लिए यूज़ किया जाता है। कॉस्मिक डिस्टेंस जो है उसको यहाँ पे मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये न्यूट्रॉन स्टार है, इसका आप देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इतने स्ट्रॉन्ग है। ये रेडियो वेव है जो यहाँ से आपका निकल रहा है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप देखो कि व्हाट इज़ न्यूट्रॉन स्टार, व्हाट इज़ पल्सर, व्हाट इज़ मैग्नेटर्स। तो अगर हम लोग न्यूट्रॉन स्टार की बात करें तो ये मैसिव स्टार्स जब फ्यूल या फिर कोलैप्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्टार्स जब कोलैप्स होते हैं ना, तो उससे न्यूट्रॉन स्टार बनता है। अगर हम लोग स्टार के कोलैप्स के कोर में जाएं तो ये एक दूसरे को क्रश करते हैं, एक दूसरे से जब टकराते हैं स्टार तो एक दूसरे से को क्रश करते हैं, और हर एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स जो है उसमें जितनी भी प्रेजेंट होती है वो सब क्रशिंग होती है न्यूट्रॉन में। तो चलिए कुछ नहीं है, एक चीज़ें बस याद रखें कि जो मैसिव स्टार है वो अगर यहाँ पे कोलाइड करता है तो उससे आपका न्यूट्रॉन स्टार फॉर्म होता है। अगर हम लोग कोलैप्सिंग स्टार के कोर में जाएं तो अगर ये 1 से 3 सोलर मासेस है तो न्यूली क्रिएटेड न्यूट्रॉन जो है वो यहाँ पे कोलैप्स करना बंद कर देगा और फिर एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा। यानी कि जो भी मास स्टार
जो भी स्टार यहाँ पे आपका कोलैप्स कर रहा है, अगर उसके कोर में जाए और वहाँ पे 1 से 3 सोलर मासेस है, तो अब ये फर्दर आपका कोलैप्स नहीं होगा, वहाँ पे आपका न्यूट्रॉन स्टार जो है बन के तैयार हो गया है, ठीक है। वहीं अगर आप स्टार्स की देखते हैं जिसमें हायर मासेस है, तो वो यहाँ पे कोलैप्स करते रहते हैं, ठीक है। और मैग्नेटर की बात करें तो ये भी दूसरे तरीके के ही न्यूट्रॉन स्टार होते हैं। टिपिकल अगर न्यूट्रॉन स्टार में आप देखो तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ट्रिलियंस टाइम्स ज़्यादा होता है, यानी कि जो अर्थ की हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, उससे 3 टाइम्स ज़्यादा आपको जो है न्यूट्रॉन स्टार में देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि ये चीज़ें याद रखिए कि अर्थ से बहुत ज़्यादा वहाँ पे मैग्नेटिक चुंबकीय जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मैग्नेटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी यहाँ पे 1000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर रहता है। फाइन, सो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो कि आपको यहाँ पे पल्सर, न्यूट्रॉन स्टार्स, ये सब के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट पोटेंशियल रेडियो सिग्नल फ्रॉम एक्सो प्लानट। सो व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट, व्हाट इज़ एक्सो प्लानट, ये सारी चीज़ें समझेंगे। रिसेंटली क्या हुआ है कि पोटेंशियल जो रेडियो सिग्नल है वो यहाँ पे कलेक्ट किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम एन एक्सो प्लानट सिस्टम, जो कि 51 लाइट ईयर्स अवे है हमारे सोलर सिस्टम से। तो कोई नहीं, चलिए सब बात हमें समझना है कि एक्सो प्लानट होते क्या है। देखिए हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में आपको कायदे से 8 प्लैनेट देखने को मिलते हैं। उस 8 प्लैनेट में से हम लोग उसको कहते हैं कि वो सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं। बट जो सोलर सिस्टम के बाहर के जो प्लैनेट होते हैं उसे हम लोग एक्सो प्लैनेट कहते हैं, ठीक है, जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर नहीं है। तो उनको देखना और उनको सर्च करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, टेलीस्कोप से वो नहीं दिखते हैं, क्योंकि वो काफ़ी जो स्टार्स वगैरह इतना चमकते हैं ना, उसी के पीछे वो छुपे होते हैं। तो वो सारे जो एक्सो प्लैनेट होते हैं उनको थोड़ा देख पाना मुश्किल है, ठीक है। लेकिन कुछ भी आप देखो कि कई बार जो है एक्सो प्लैनेट को सर्च किया गया है, जैसे सुपर अर्थ है, तो ये एक एक्सो प्लैनेट कहा जा रहा है। यानी कि सुपर अर्थ कहने का मतलब है कि उसकी साइज़ जो है ना वो अर्थ जैसा ही सिमिलर है, बट मास जो है वो अर्थ से ज़्यादा है, ठीक है। और लार्जर प्लैनेट है, जैसे हमारे सोलर सिस्टम में आपको यूरेनस और नेपच्यून देखने को मिलेगा, उस तरीके का ये बड़ा प्लैनेट है, इसलिए इसको सुपर अर्थ कहा जा रहा है। सेकंड अगर हम लोग देखें तो ये केपलर 1649c है, ये भी अर्थ साइज एक्सो प्लैनेट है, 300 लाइट ईयर है, और रिसेंटली इसको डिस्कवर किया गया है नासा केपलर स्पेस टेलीस्कोप से। उसके बाद है K218p, ये तो लास्ट ईयर ही था। ये आप देखो कि मोर देन 8 टाइम्स ये मास ऑफ अर्थ, जितना भी अर्थ का मास है ना उससे 8 टाइम्स ये ज़्यादा बड़ा है। और उसके बाद WASP-76b है, ये 640 लाइट ईयर्स है। यानी कि लाइट ईयर्स क्या होता है, ये डिस्टेंस बताया जाता है, यानी कि अर्थ से कितने डिस्टेंस में है ये आपका। तो 640 डिस्टेंस में, 640 आप किलोमीटर मीटर, ये ठीक है, ये डिस्टेंस आपका बताया जाता है, ठीक है। तो लाइट ईयर हम लोग इसको स्पेस में डिस्टेंस कहते हैं। फॉर्मल हॉट अगर हम लोग देखें बी, तो ये वन ऑफ द फर्स्ट एक्सो प्लैनेट है जो कि ऐसा डिस्कवर किया गया है, और रिसेंटली कंफर्म किया गया है कि यहाँ पे क्लाउड ऑफ डस्ट भी है, लेकिन ये ऐसा एक एक्सो प्लैनेट नहीं है। पहले तो कहा गया था कि एक्सो प्लैनेट है, बट अब इसको एक्सो प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर रखा गया है, ठीक है। देखिए इमिशन बर्स्ट होता है जो कि अनडिस्कवर है हमारे स्टार सिस्टम्स में। तो मेनली यहाँ पे आप देखो कि काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट पोटेंशियल यहाँ पे रेडियो सिग्नल लाया गया है, मिला है, वो भी एक्सो प्लैनेट से। तो ठीक है, चलिए 51 जैसे ये लाइट ईयर है, तो ये हमारे सोलर सिस्टम से 51 डिस्टेंस में दूर है, तो इस चीज़ को भी आपको ऐसे ही समझना है। तो मेनली यहाँ पे एक्सो प्लैनेट होते क्या है और अब तक कितने तरीके के एक्सो प्लैनेट है वो ढूंढे गए हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत जो है आइडिया रखिएगा। इसके बाद आते हैं डार्क मैटर, नॉट सुपर हेवी और सुपर लाइट। तो डार्क मैटर है जो कि सुपर हेवी भी नहीं है, सुपर लाइट भी नहीं है। तो बातें क्या कही जा रही है, अगर हम लोग देखें यहाँ पे क्वांटम जो ग्रेविटी है, ये क्या होता है क्वांटम ग्रेविटी। क्वांटम ग्रेविटी कहने का मतलब है कि आइंस्टीन की जो कॉन्सेप्ट है क्वांटम फिजिक्स का, उसकी कॉम्बिनेशन है, और साथ ही साथ जनरल रिलेटिविटी की ये आपकी जो कॉम्बिनेशन है। इट मीन्स कि क्वांटम ग्रेविटी आपका दो तरीके का है, एक तो क्वांटम फिजिक्स को मिलाकर और जनरल रिलेटिविटी को मिलाकर। ये एक अटेम्प्ट है जिसमें कि ये बताया जाएगा कि कैसे जो है ना ग्रेविटी काम करते हैं यूनिवर्स के सबसे छोटे पार्टिकल्स में। तो आप देखो छोटी से छोटी जो पार्टिकल्स है उसमें भी ग्रेविटी है, तो ये कैसे काम करता है, ये चीज़ें हमें क्वांटम ग्रेविटी से पता चलता है। रिसर्च जो है वो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जो डार्क मैटर पार्टिकल्स है वो ना ही यहाँ पे सुपर लाइट है और ना ही सुपर हेवी है, जब तक उसमें फोर्स जो है एक्ट नहीं कर रहा है। डार्क मैटर या डार्क एनर्जी, इसमें 95% हमारा यूनिवर्स में आपको डार्क मैटर या डार्क एनर्जी देखने को मिलेगा। 27% जो है डार्क मैटर है, जो कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जिससे कि गैलेक्सीज जो है एक साथ आपको देखने को मिलता है। और अनदर जो 68% यूनिवर्स का है वो बिलीव किया जा रहा है कि वो डार्क एनर्जी है। तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि किस तरीके से हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। ये चीज़ें आप लोग देखते हो कि बताया जाता है कि यूनिवर्स एक्सपेंड होते जा रहा है, तो वो 68% ऑफ जो हमारा अदर देन डार्क मैटर है उसके कारण देखने को मिलता है। डार्क मैटर जो है कम्प्लीटली इनविजिबल है, यानी कि वहाँ पे एक भी लाइट नहीं है, इतना ज़्यादा डार्क है। अदर फॉर्म्स आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी देखने को मिलेंगे। तो ये बातें हैं, इतनी याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे कहा जाए डार्क मैटर कैसा है, तो ये सुपर हेवी भी नहीं है और सुपर लाइट भी नहीं है, ठीक है।
सैटर्न टिल्ट कॉज्ड बाय इट्स मून। चलिए देखते हैं। एक टीम ऑफ रिसर्चर्स है जिनके द्वारा रिपोर्ट किया गया कि जो सैटर्न की एक्सियल टिल्ट है वो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल के कारण है, क्योंकि सैटर्न का जो मून है ना उसके कारण ये देखने को मिल रहा है। चलिए देख लेते हैं कि सैटर्न में कौन कौन से मिशन यहाँ पे भेजे गए। नासा के द्वारा पायनियर 11 है जो कि फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट था सैटर्न को स्टडी करने के लिए, लेकिन 1995 में ये जो मिशन है वो एंड हो गया। उसके बाद नासा के द्वारा यहाँ पे वॉयेगर 1 और 2 भी भेजा गया है, जो कि आपको देखो कि क्लोजअप स्टडी होगा जुपिटर और सैटर्न का। और सैटर्न में एक रिंग है इस तरीके का, आप देखो कि जो प्लैनेट है उसमें आपको रिंग देखने को मिलेगा, और लार्जर मून जो है दोनों प्लैनेट का उसको यहाँ पे स्टडी किया जाएगा। कासिनी प्रोब है जिसमें कि सन के जो सैटर्न का एटमॉस्फेयर है उसको यहाँ पे एक्सप्लोर किया जाएगा, और सैटर्न में जो रिंग है उसके बारे में पता लगाया जाएगा, मैग्नेटोस्फेयर और मून के बारे में पता लगाया जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी कुछ पता लगाया भी गया है कि जैसे देखिए कि सैटर्न्स की जो मून है एनालिडस और एविडेंस भी देखने को मिला है, जो मून टाइटन है वो अर्थ लाइक है, उसका जो स्ट्रक्चर है आपको देखने को मिलेगा कि वो हमारे अर्थ जैसा है, और सैटर्न की जो रिंग है ना वो काफ़ी एक्टिव है और डायनेमिक है। तो ये छोटी छोटी कुछ बातें हैं जो कि पता लगा है। तो देख लेते हैं सैटर्न में, देख लेते हैं आप लोग कि ये है क्या। तो सैटर्न 6 प्लैनेट है, देखिए आप लोग, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये 8 हो गया आपका, ये 8 प्लैनेट है हमारा। उसमें से सैटर्न की बात करें तो 6 प्लैनेट है सन से, और सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। ठीक है, और ये इसमें क्या क्या है तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस देखने को मिलेगा। सैटर्न की रिंग है, ये देखिए सैटर्न प्लैनेट है, इसमें इस तरीके का रिंग भी होता है। तो ये आपका पीसेस ऑफ कॉमेट है, एस्ट्रॉइड है और शैटर्ड मून्स है जो कि टूट गए हैं जब ये हमारे प्लैनेट में बना था ना, तो इससे पहले ये टूट गए थे, जो कि इसमें आपको देखने को मिलेगा ये रिंग के फॉर्म में। सैटर्न जो है एक प्लैनेट है जो कि आपका बहुत सारे मून्स देखने को मिलेगा, और इसका सबसे बड़ा मून का नाम है टाइटन, और सेकंड लार्जेस्ट जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है, और जुपिटर की मून जो है वो गैनीमेड है जो कि सबसे बड़े हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। एक्सियल टिल्ट अगर हम लोग सैटर्न का देखें तो ये देखिए ये सैटर्न है, इसका ये है, लेकिन अब इसकी जो एक्सियल टिल्ट आपको देखने को मिलेगा, एक सेकेंड ये गलत बन जाता है थोड़ा, इस तरीके का टिल्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसी के बारे में बात किया जा रहा है, और ये जो टिल्ट हुआ है इसके लार्ज मून के कारण ही टिल्ट हुआ है, इस तरीके का बताया गया। सैटर्न की अगर टिल्ट देखें तो ये एक एक्सिस है जो कि 26.7 डिग्री ये आपका इससे टिल्ट हो गया है विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्बिट, जो यहाँ पे सन के चारों ओर ये घूम रहा है, और ये सिमिलर है अर्थ की। अगर आप डिग्री टिल्ट देखोगे तो 23 डिग्री टिल्ट है। अब ये कितना हो गया है सैटर्न का, तो 26 डिग्री टिल्ट हो गया है। इसका मतलब है कि ये अर्थ जैसा है। सैटर्न जो है इसकी सीजन्स में भी चेंजेस हो रहा है, वो अर्थ में जिस तरीके का सीजन चेंजेस हो रहा है वो ऑलमोस्ट आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पेस रिलेटेड जितनी भी यहाँ पे फिनोमेना या फाइंडिंग है, और नासा की हो गई या फिर यूरोपियन एजेंसी की हो गई, जाक्सा की हो गई, और भी वेस्ट एशिया की कंट्रीज़ की जितनी भी यहाँ पे मिशन है उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन नेक्स्ट लेसन में, एक ही लेसन में मैं इसको आप लोग को प्रोवाइड करना चाहती हूँ, जिससे कि अगर रिवाइज भी करना हो आपको प्रीलिम्स के पहले, तो आप इंपॉर्टेंट जितने भी स्पेस मिशन है उनको आप एक साथ देख लो। ठीक है, तो ये आपका 2-3 पेज में काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आप देखो कि स्पेस मिशन जो भी फाइंडिंग है उसके बारे में बताया जाएगा। साथ ही ये आपका नासा का है, तो एक साथ कंपाइल किया गया है, चाइना का है, और उसके बाद आपका जापान का है, यूएई का है, जॉइंट कोलैबोरेशन कितने हैं, तो ये सारे एक ही साथ हम लोग देख लेंगे जो कि काफ़ी बेटर होगा। ओके, तो अगर आप लोग को विजन आइज की भी टेस्ट सीरीज़ अगर परचेज़ करनी है, जिसमें कि आप लोग का यहाँ पे टोटल 20 जीएस की टेस्ट और सीसैट की यहाँ पे 4 टेस्ट यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो आप लोग जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दी गई है उसमें आप लोग मेल करके पता कर सकते हो कि क्या प्रोसीजर है, और ज्वाइन करना है तो आप लोग कर सकते हो। देखिए प्रीलिम्स आपका एक्सटेंड हो गया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग प्रीलिम्स की प्रैक्टिस छोड़ दीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स और अपनी जो भी स्टैटिक है, जो भी आपकी बची हुई है, उसे आप कंप्लीट करते रहो, एज वेल एज आपकी ऑप्शनल भी, बट प्रीलिम्स के लिए भी आप लोग को लगे रहना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग कल इसी टाइम पे, और अगर आप लोग को लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए। योजना मैगजीन की भी आपकी लेसन आ चुकी है, आई होप कि आप लोग फर्स्ट पार्ट देख चुके हो, सेकंड पार्ट आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेसन कल इसी समय इसी टाइम पे। तो आज के लिए बस इतनी, थैंक यू।